Hello everyone, welcome to the Aspirant. I welcome you to this session of Geography जहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. जो ज्योग्राफी है वो प्रीलिम्स का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन फॉर्म करती है. यहाँ से कम 10 से 15 सवाल आते हैं जो इंक्लूड करते हैं रिवर्स पे सवाल, वेटलैंड्स पे सवाल, आपके नेशनल पार्क्स पे, और बहुत सारी क्लाइमेटोलॉजी जो है वो एक सिग्निफिकेंट पोर्शन फॉर्म करती है ज्योग्राफी का. अगर आपने एनसीईआरटी के और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ढंग से पढ़ लिया तो आपके कम से कम 9 से 10 सवाल विदाउट नेगेटिव मार्किंग के सही होंगे यूपीएससी के प्रीलिम्स में, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आपको एक ब्लूप्रिंट देता है कि क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है. तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से. और एनसीईआरटी से एग्जैक्ट लाइन कहाँ से उठाई गई है मैंने इसका स्क्रीनशॉट भी लगाया है. तो लेट्स स्टार्ट. पहला जो क्वेश्चन है वो आया है लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर से. तो पहली चीज जो आपको इसमें याद रखनी पड़ेगी वो है लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर. ठीक है, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर. सेकंड चीज यहाँ पे पूछा गया है कि जो ट्रोपोस्फेयर है उसमें जो इक्वेटर है, इक्वेटर के पास ट्रोपोस्फेयर क्यों थिक होता है. और दूसरी बात है, रीजन दिया गया है बिकॉज इक्वेटर जो है उस पर जो हीट ट्रांसपोर्ट होती है वो कन्वेंशनल करेंट्स के द्वारा होती है. अभी आपको समझना पड़ेगा कि ये ट्रोपोस्फेयर क्या है. तो जैसे कि आपको पता है कि ये जो अर्थ है इसकी जो सबसे टॉप मोस्ट लेयर होती है इसकी जस्ट अबव वाली वो होती है ट्रोपोस्फेयर, उसके ऊपर वाली स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मीजोस्फेयर और इसके बाद आती है एग्जॉस्फेयर या आइनोस्फेयर भी बोलते हैं. अब जो ट्रोपोस्फेयर होती है, अगर हम इक्वेटर की बात करें तो इक्वेटर जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे सन डायरेक्ट रेज पड़ रही हैं. तो जब सन की रेज इक्वेटर पे डायरेक्ट पड़ती हैं तो यहाँ पे जो इंसुलेशन होती है वो स्ट्रेट लाइन में जाती है, और ये जो पोल्स होते हैं यहाँ पे ये स्लांटिंग रेज जाती हैं, जिसकी वजह से जो इंटेंसिटी होती है इंसुलेशन की वो कम हो जाती है, और जिसकी वजह से क्या होता है यहाँ पे कम हीट पहुंचती है. अब इक्वेटर पे जो है वो डायरेक्ट सन की रेस पड़ने के कारण यहाँ पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है, और ये जो एयर है इसके ऊपर की, अर्थ के ऊपर की जो एयर है वो ऊपर कन्वेक्शनल करंट से चली जाती है, जिसकी वजह से जो अर्थ है उस पर ज़्यादा जो होता है ट्रोपोस्फेयर ज़्यादा बड़ा होता है एज कम्पेयर टू द पोल्स. ऑलराइट. अब दूसरी चीज जो आपको यहाँ पे देखनी पड़ेगी मेंस पर्सपेक्टिव से वो है ट्राइसेलुलर मॉडल ऑफ अर्थ या फिर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, जहाँ पे जो हेडली सेल है, फेरल सेल है, पोलर सेल है, इनका डायग्राम देखना होगा. आपको कुछ नहीं करना है, आप एनसीईआरटी पे जाओ और तुरंत आप देखोगे कि प्रॉपरली डायग्राम दिया गया है, वहां से आप देख सकते हो. अब ये जो सवाल है इसका स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ लेके डाला है कि किस तरीके से एग्जैक्ट लाइन पूछा गया है. अगर आपको पता हो कि जो थिकनेस है वो ट्रोपोस्फेयर पे क्यों होती है, क्योंकि सन जो होता है डायरेक्टली ओवरहेड होता है, और सन जो होता है वो इतनी ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड कर देता है इक्वेटर को कि वहाँ की जो एयर होती है वो हल्की होकर ऊपर उठने लगती है, और पोलर रीजन्स जो होते हैं वो ठंडे होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है वहाँ पे इतनी ज़्यादा लो प्रेशर क्रिएट नहीं होता है, वहाँ पे हाई प्रेशर रहता है. सो समझ रहे हो, ये सवाल सीधा का सीधा एनसीईआरटी से ले लिया गया. और अगर आप ये सवाल पढ़ लेते तो शायद आपका जो कॉन्सेप्ट था आगे सवाल सॉल्व करने का वो सही हो जाता. सेकंड सवाल पे आते हैं. वैसे ये जो सवाल है इसको देख के तो लगता है छोड़ देना चाहिए, पर अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस हम यूज कर लें तो शायद हमारा ये सवाल भी बन जाता. ऐसे क्वेश्चंस वैसे मोस्टली छोड़ ही देने चाहिए, दीज आर बाउंसर्स. अभी है अर्थ का एटमॉस्फेयर के बारे में हमें कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, उनसे पूछा गया है कि कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है. अब देखो, द टोटल अमाउंट ऑफ इंसुलेशन रिसीव्ड एट द इक्वेटर इज रफली 10 टाइम्स ऑफ दैट रिसीव्ड एट द पोल्स. अरे भाई, पता है कि एक जो अर्थ है उस पर जो इंसुलेशन है इक्वेटर पे ज़्यादा आती है, वी नो, ठीक है, पर इतनी भी ज़्यादा नहीं होती है कि 10 टाइम्स हो जाए, क्योंकि जो अर्थ है वो एक कर्व है. तो कर्वेचर की वजह से ऑफकोर्स देयर इज अ डिफरेंस इन द हीट विच इज़ प्रोवाइडेड बाय द सन. इंसुलेशन में डिफरेंस है, पर इतना भी नहीं है कि पोल्स पे 10 टाइम्स लेस जाए एज कम्पेयर टू इक्वेटर. तो ये स्टेटमेंट जो है वो सरासर जो है गलत हो गया. सेकेंड चीज़ जो है वो है इंफ्रारेड कॉन्स्टिट्यूट रफली 2/3 ऑफ द इंसुलेशन. ये भी चीज़ गलत है. एज अ फैक्ट इट इज़ वेरी रॉन्ग. अभी वैसे इसको स्टार मार्क कर लो अभी के लिए.
फिर infrared waves are largely absorbed by water vapor that is concentrated in a lower layer of atmosphere. This is the correct option. और ये प्रोवाइड भी कर रहा है कि जो इंफ्रारेड आती हैं, इंफ्रारेड जो भी हम रिसीव करते हैं, जो मेजर पोर्शन होता है वो वाटर वेपर एब्जॉर्ब कर लेता है. ठीक है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है. नाउ द थर्ड थिंग इज इंफ्रावेव आर अ पार्ट ऑफ विजुअल स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. विजुअल स्पेक्ट्रम क्या होता है? जो भी हमें अल्ट्रावायलेट रेज और इंफ्रारेड के बीच में हमें एक स्पेक्ट्रम होता है जहाँ पे बहुत सारे कलर्स देखते हैं, जहाँ जिसकी वजह से इंसान को दिखता है, वो होता है विजुअल पार्ट स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. ये भी रॉन्ग है. तो एक्चुअली अगर हम सारे स्टेटमेंट्स देखें, ये फिगर दिया है, ये भी फिगर दिया है, और ये जो है ये बाउंसर टाइप का क्वेश्चन है, ये लॉजिकल लग रहा है. तो आई थिंक अगर आप सॉल्व करो तो इस तरीके से एलिमिनेट करो कि ये जो ऑप्शंस हैं इनमें थोड़े से डेटा पॉइंटर्स दिए गए हैं, आप उनको थोड़ा सा एलिमिनेट करो, क्योंकि ज्योग्राफी में कोई भी चीज़ इतनी सर्टन नहीं होती है. तीसरी चीज़ हम आते हैं विद रेफरेंस टू द वाटर वेपर विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट. इट इज़ अ गैस एंड द अमाउंट ऑफ विच डिक्रीजेज विद ऑल्टीट्यूड. ऑल्टीट्यूड क्या होता है? हाइट. हाइट होती है ऑल्टीट्यूड. ठीक है, मतलब अगर एक माउंटेन है तो उसकी हाइट, वो माउंटेन जो है वो लोअर लैटिट्यूड्स में भी हो सकता है और हायर और लैटिट्यूड्स में भी हो सकता है. जैसे पोलर रीजन्स है वो हायर लैटिट्यूड में है, पर पोलर रीजन्स पे कोई माउंटेन है तो उसका ऑल्टीट्यूड हो गया. अगर हम इक्वेटर की बात करें तो ये लोअर लैटिट्यूड में है, मतलब 0 डिग्री पे है, पर यहाँ पे भी तो बहुत सारे माउंटेन्स हैं. तो ऑल्टीट्यूड जो होगा, फिजिकल फीचर्स जो प्रेजेंट है उनकी हाइट पे डिपेंड करता है, और लैटिट्यूड जो होता है वो किस जगह पे सिचुएटेड है अर्थ में, उस पर डिपेंड करता है. अभी देखो ये लिखा है, इट इज़ द गैस द अमाउंट ऑफ विच डिक्रीजेज विद ऑल्टीट्यूड. दूसरा चीज़ है इट्स परसेंटेज इज मैक्सिमम एट पोल्स. पहली चीज़ है, अगर ये दोनों स्टेटमेंट एक साथ सही नहीं हो सकते, इतना ध्यान रखो. मतलब ये बोथ ए एंड बी तो हो ही नहीं सकता. क्यों? अब बोल रहा है कि जो गैस है वो डिक्रीज कर जाती है ऑल्टीट्यूड के साथ. अब जब ऑल्टीट्यूड के साथ डिक्रीज कर रही है तो मैक्सिमम पोल्स पे क्यों होगी? क्योंकि पोल्स तो ऊपर है. तो ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी है, मतलब इनमें से एक सही है. अब कौन सा सही है देखना है. हमें पता है कि जो हायर ऑल्टीट्यूड पे एरियाज होते हैं वहाँ पे क्या होता है, ठंड ज़्यादा हो जाती है. जब ज़्यादा टेम्परेचर, मतलब कम टेम्परेचर होता है, तो जो कैरिंग कैपेसिटी है, मतलब उसमें अब कितना मॉइस्चर जाएगा वो कम हो जाता है. तो मतलब पोल्स बहुत ठंडे होते हैं, जिसकी वजह से जो कैरिंग कैपेसिटी है इसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. क्यों? क्योंकि उसमें जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा है, अब उस पर और ज़्यादा मॉइस्चर नहीं जाएगा. इसी की वजह से ये स्टेटमेंट गलत होता है. और इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि यहाँ पे हीट सबसे ज़्यादा होती है, तो जो टेम्परेचर होता है वो सबसे ज़्यादा होता है. तो जो एयर है वो ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्चर ट्रैप कर सकती है, और जैसे ही ये पोल इक्वेटर से पोल की तरफ जाता है वो कम होती जाती है. ठीक है, यहाँ पे देखो सेम चीज़ स्टेटमेंट में दी है, द वाटर वेपर ऑल्सो डिक्रीजेज फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल. ये देखो लिखा है. दूसरी चीज़ जो पूछी जा सकती है वाटर वेपर, दूसरी चीज़ क्या पूछी जा सकती है, ये स्टेबिलिटी और इंस्टेबिलिटी ऑफ एयर में भी कंट्रीब्यूट करता है. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी ध्यान रखना. ये सारी चीज़ें आपकी एनसीईआरटी से ली गई हैं. तीसरा क्वेश्चन आते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. एनुअल एंड डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर इज लो. प्रेसिपिटेशन अकर्स थ्रू आउट द ईयर एंड प्रेसिपिटेशन वेरीज फ्रॉम 50 सेंटीमीटर टू 250 सेंटीमीटर. अब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पता क्या करेंगे कि ये स्टेटमेंट देखेंगे 50, और मतलब ये देखेंगे जो टेम्परेचर रेंज है वो बहुत लो होती है, तो ये तुरंत जाके वो इक्वेटोरियल क्लाइमेट लगा देंगे. प्रेसिपिटेशन होती है, ये इक्वेटोरियल लगा दिया, बाकी ये नीचे वाला स्टेटमेंट पढ़ेंगे नहीं. तो रेन भी तो होगी, प्रेसिपिटेशन जब थ्रू आउट द ईयर हो रही है तो पर इतनी कम क्यों है, तो ये तो इक्वेटोरियल हो ही नहीं सकता. ठीक है, अब हम कैसे देखेंगे, अभी देखो कैसे देखते हैं. हाँ, तो देखो ये जो सवाल है वो एनसीईआरटी की किताब से लिया गया है. इसको जो मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट कहते हैं, ये कोपियन का क्लासिफिकेशन का नाम है. अगर आप एनसीईआरटी की बुक में पढ़ोगे तो ये लिखा होगा, पर ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट भी इसको बोलते हैं. इट्स कोइंसाइड विद इट. देखो यहाँ पे लिखा है द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज वेरी स्मॉल, मतलब जो एनुअल डेली रेंज है वो बहुत कम होता है डे और नाइट का. प्रेसिपिटेशन थ्रू आउट होती है, इसीलिए ये कितनी होती है 50 टू 250 सेंटीमीटर्स. इक्वेटर पे तो बहुत ज़्यादा होती है. स्टेटमेंट जो है वो वहीं से उठा के रखा है. अब क्या पूछ सकते हैं वो आने वाले एग्जाम में कि जो मेन एरियाज हैं वो बताओ हमें, जो मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट के, और ब्रिटिश टाइप नहीं देंगे वो, तो फिर क्या करोगे. तो यहाँ पे लिखना है नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप,
the west coast of North America, the north of California and the southern Chile and southeastern Australia and the New Zealand। ये चीज़ें आपको थोड़ी सी मैप में देख के रटनी होंगी, बिकॉज अब जो आएगा सवाल वो इस पे आ सकता है। और दूसरी चीज़ आप इससे एक चीज़ और देख सकते हो कि यहाँ पे आपको देखना है, ये ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट है, नॉट चाइना टाइप, सॉरी अगर मैंने बोला हो तो। यहाँ पे आपको क्या करना है कि आप इक्वेटोरियल, चाइना और ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट के बारे में पढ़ना है, ठीक है। जिससे क्या होगा ना कि आपने PYQ से आने वाले क्वेश्चन को भी टैकल कर लिया, क्योंकि क्लाइमेट से ये सवाल आने वाला है। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अब है एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाय द इनकमिंग सोलर रेडिएशन देन द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर आर गुड अब्जॉर्बर्स ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन। ठीक है, सही बात है। यहाँ पे तो देखो क्या होता है, यहाँ पे देखो यहीं पे दिया गया है, द एनर्जी हीट्स अप इन द एटमॉस्फेयर फ्रॉम द बिलो एंड द प्रोसेस इज नोन एज टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। अब यहाँ पे सवाल है कि एटमॉस्फेयर जो है वो इनकमिंग सोलर रेडिएशन से ज़्यादा हीट अप होता है देन दी टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। पहली बात तो ये सन है, जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन होती हैं वो कैसी होती हैं, वो शॉर्ट वेव होती हैं। मुझे पता है कि आपको लग रहा होगा कि सन इतनी दूर है, तो जब वो ट्रैवल करके अर्थ तक आएंगी तो बड़ा डिस्टेंस ट्रैवल कर लेंगी, इसीलिए लॉन्ग वेव होगी। नहीं, ये शॉर्ट वेव रेडिएशंस होती हैं। अब क्या होगा कि जो अर्थ है, जब अर्थ पे ये सन की रेस पड़ेंगी तो इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ पड़ेंगी, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, तो अर्थ जो होगा वो गर्म होना चालू होगा। तो जब अर्थ गर्म होना चालू होता है ना, तो वो डायरेक्ट शॉर्ट वेव से नहीं बल्कि लॉन्ग वेव रेडिएशन से होता है। मतलब इनकमिंग जो होगा वो कैसा होगा, शॉर्ट वेव, वो तो आ रही है ना, पर जो लॉन्ग वेव रेडिएशंस होती हैं, मतलब जो रिफ्लेक्ट करती है अर्थ, उससे ज़्यादा हीट होता है। क्योंकि जो कन्वेक्शनल करंट्स होती हैं जो हमने ऊपर पढ़ा है, वो क्या करती हैं कि ये जो हीट है उसको वो ऊपर की लेयर्स तक ट्रांसपोर्ट करती हैं अर्थ के ट्रोपोस्फेयर में। ठीक है, इसीलिए इनकमिंग नहीं बल्कि आउटगोइंग, ठीक है, उससे ज़्यादा हीट होता है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट जैसे ही गलत हुआ, आपको 100% आंसर मिल गया कि कोई नहीं है, ये सारे नहीं है, और स्टेटमेंट का आंसर करेक्ट है ओनली डी, क्योंकि फर्स्ट गलत है। और कार्बन डाइऑक्साइड एंड ग्रीन हाउस गैसेस गुड ऑब्जॉर्वर्स होते हैं। देखो भाई यहाँ पे बिल्कुल सही से लिखा हुआ है कि देखो ये जो है लॉन्ग वेव रेडिएशंस कैसे ऑब्जॉर्व होती हैं, वेव रेडिएशन इज ऑब्जर्व्ड बाय द एटमॉस्फेरिक गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको शॉर्ट वेव और लॉन्ग वेव रेडिएशन में फ़र्क पता रहना चाहिए। ठीक है, इनकमिंग जो होती है वो शॉर्ट वेव होती है, क्योंकि वो सन से आ रही हैं तो बहुत इंटेंसिटी होगी उनमें। ठीक है, अब आते हैं हम आइसोथर्म्स पे। आइसोथर्म्स में 2 बार सवाल पूछा गया, 2024 में और 2025 में, दोनों बार सवाल, और इतने सिंपल सवाल कि आपको देख के ही अचंभा हो जाएगा, डायरेक्ट NCERT की किताब से। अभी देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया है आइसोथर्म। आइसोथर्म अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ, ये वो प्रेशर जोन्स को कनेक्ट करता है जिनका प्रेशर सेम है अराउंड द ग्लोब। अभी ये पूछ रहा है कि जो आइसोथर्म है वो जनवरी में उनका हाल क्या होता है, दे डेविएट टू द नॉर्थ ओवर द ओशन एंड टू द साउथ ओवर द कॉन्टिनेंट, तो हमें नहीं पता है। द प्रेजेंस ऑफ कोल्ड ओशन करंट्स एंड गल्फ स्ट्रीम एंड नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। पहली बात तो आपको देखना चाहिए, यहाँ पे आपको ओशन करंट्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि यहीं से सवाल सॉल्व हो गया। देखो ओशन करंट्स जो होती हैं, कोल्ड जो होती हैं, वो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट एक ऐसी ओशन करंट है जो कोल्ड नहीं है, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप इसको काट सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज़ है आइसोथर्म डेविएट टू द नॉर्थ। तो देखो क्या होता है, नॉर्थ में जनवरी में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही होती है। ठीक है, अब हमें पता है जो लैंड होता है वो जल्दी गर्म होता है, जल्दी ठंडा होता है, तो ठंड की वजह से जो लैंड होता है ना वो बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, और जो ओशन होता है ना वो बहुत इतनी जल्दी ठंडा नहीं होता है, वो अपनी हीट जो होता है रिटेन करके रखता है। तो आइसोथर्म्स क्या करते हैं ना कि जो ओशन होता है उसके साइड नॉर्थ में बढ़ जाता है, और जो कॉन्टिनेंट होता है उतना ही प्रेशर लाने के लिए, क्योंकि वहाँ पर ठंड पड़ रही है, तो इतना ही प्रेशर जोन लाने के लिए उसको साउथ में मूव करना पड़ता है लैंड के ऊपर। ठीक है, तो जनवरी में क्या होता है, ओशन के ऊपर क्या करता है आइसोथर्म, कहाँ पे, ON, मतलब ओशन की तरफ नॉर्थ और लैंड की तरफ साउथ पे। ये वाला निमोनिक आप याद रखो, क्योंकि भाई कॉन्सेप्ट भी जरूरी है पर ये ज़्यादा याद करो। उस जनवरी में ओशन के साइड नॉर्थ एंड लैंड के साइड साउथ में मूव करता है क्या, आइसोथर्म इन जनवरी। और आपको यहाँ पे करंट्स के बारे में ध्यान रखना ज़रूरी है, विंड्स क्या होती हैं, करंट्स क्या होती हैं, लेक वो ये सारी चीज़, वेव्स क्या होती हैं। यहाँ पे देखो सेम क्वेश्चन, इन जनवरी
the northern hemisphere, the isotherm went equatorwards while crossing the landmass and poleward. भाई इन्होंने नॉर्थ साउथ की जगह पोलवर्ड और नॉर्थवर्ड कर दिया, पोलवर्ड और इक्वेटरवर्ड। तो यही तो बोला गया था कि जो लैंड है उससे इक्वेटर साइड बढ़ता है, ठीक है, और जो पोल है उसमें कहाँ बढ़ता है, नॉर्थ में, मतलब ओशन की साइड। तो यही तो है, सी फिर से कि जो नॉर्थ में है वो कैसे कहाँ बढ़ता है, नॉर्थ में कहाँ बढ़ जाता है, यहाँ बोल रहा है आइसोथर्म कहाँ बेंड होता है, इक्वेटर में, नॉर्थर्न हेमिस्फेयर में। इक्वेटर वर्ड मतलब साउथ में जा रहा है, किसके, आपके लैंड के साइड साउथ में जा रहा है, और ओशियन के पोलवर्ड मतलब नॉर्थ में जा रहा है। वही चीज़ तो हमने ऊपर पढ़ी है कि जनवरी में क्या करता है, ये जनवरी में जाता है तो ओ मतलब ओशन की तरफ नॉर्थ में बढ़ता है, मतलब पोलवर्ड, ठीक है, यही तो लिखा है पोलवर्ड, और साउथ में बढ़ता है जो वो होता है लैंड के साइड, ठीक है, यानी कि इक्वेटर वर्ड। सेम चीज़ लिखी है, तो आप ये निमोनिक से याद रखो। और अगर आपको वो जानना है, ये दोनों स्टेटमेंट ही सही है, और आपको जानना है, ये देखो यहाँ पे सेम सवाल उठा के दिया गया है। अब एक चीज़ जो मैं बताना चाहती हूँ, एक चीज़ जो ये गड़बड़ करवाएगा तुम्हारी, वो ये है कि ये जो यहाँ पे लिखना आइसोथर्म वेंट टूवर्ड्स द नॉर्थ ओवर द लैंड टेम्परेचर इंक्रीज शार्पली, यहाँ पे ये जो है ना, यहाँ पे जो दिया है इसने, सारी चीज़ें यहाँ पे सही दे देगा, कोल्ड करेंट्स भी सही दे देगा कि नॉर्थ अटलांटिक नहीं देगा, पर ये नॉर्थ की जगह यहाँ पे सटली साउथ कर देगा, ऐसे कि आपको पता भी नहीं चलेगा और आप ढूंढते रह जाओगे कि अरे ओशन करेंट्स तो सारी सही है, ये तो पूरा सही है, पर यहाँ पे साउथ नहीं होगा, यहाँ पे नॉर्थ होगा। प्लीज़ प्लीज़ मार्क दिस। अब हम चलते हैं अगले सवाल पर, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है द टेम्परेचर कंट्रास्ट बिटवीन द कॉन्टिनेंट्स एंड द ओशन इज ग्रेटर ड्यूरिंग समर देन इन विंटर एंड द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज मोर देन दैट ऑफ लैंड। सबसे पहली बात है, आपको एक कॉन्सेप्ट मैं ऊपर ही बता के आ रही हूँ कि जो वाटर होता है उसमें स्पेसिफिक हीट होती है, ठीक है, तो वो गर्म और जल्दी ना ऐसे जल्दी जल्दी नहीं होता लैंड के जैसे। तो ये बिल्कुल गलत है कि जो विंटर्स में होता है उसमें ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट दिखता है, वही टेम्परेचर जो होता है समर में इतना कॉन्ट्रास्टिंग नहीं होता है। जैसे समर का टेम्परेचर जो होता है दोनों का थोड़ा कम वेरिएशन होगी, विंटर में ज़्यादा होगी, ये याद रखो। दूसरी चीज़ है द स्पेसिफिक वाटर इज मोर देन दैट ऑफ लैंड, ऑफ कोर्स इसी की वजह से जब हम मरीन एरियाज में जाते हैं ना, तो वहाँ पे ज़्यादा ना गर्मी लगती है ना ज़्यादा ठंड लगती है, क्योंकि वहाँ पे लैंड और सी ब्रीज चलती है। यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट याद रखना। और दूसरी चीज़ जो है वो थर्मोक्लाइन का कॉन्सेप्ट याद रखना कि जो वाटर होता है ना उसकी बहुत सारी लेयर्स होती हैं, तो जब सन की हीट और रेज अंदर जाते हैं ना तो वो बहुत सारी लेयर्स से पास होके जाती हैं और बहुत देर लगता है उसको ठंडा या गर्म होने में, तो ये याद रखना, ठीक है। अब हम जाते हैं अगले सवाल पे। हाँ, यहाँ पे है हाई क्लाउड्स प्राइमरली रिफ्लेक्ट सोलर रेडिएशन एंड कूल द सरफेस ऑफ द अर्थ, एंड दूसरा है लो क्लाउड्स हैव अ हाई एब्जॉर्प्शन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन एमिनेटिंग फ्रॉम द अर्थ दस कॉजिंग द वार्म इफेक्ट। नाउ द सब पहली बात है हाई क्लाउड्स हैं क्या, ये देखो सिरस क्लाउड्स को हाई क्लाउड्स बोला जाता है, एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट है, ये बहुत हाई ऑल्टीट्यूड में होते हैं। अब यहाँ पे बोल जा रहा है कि हाई क्लाउड जो होते हैं वो सोलर रेडिएशन को क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। तो अगर आपको पता होगा कि ओके, तो जैसे आप देख पा रहे होगी सर्कस क्लाउड जो है वो बहुत थिन है, मतलब ये ऐसे लेयर्स बनी हुई है, तो आपको पता होगा कि इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी से जी जो शॉर्ट वेव आएंगी ना तो इनको छेदते हुए ये अर्थ पे आ जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हाई जो क्लाउड्स होते हैं वो रिफ्लेक्ट सोलर रेडिएशन एंड कूल द नहीं, रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं, बल्कि इनसे होके जो हाई क्लाउड्स है ना इनसे होके अर्थ पे आ जाती हैं। दूसरी चीज़ है लो क्लाउड्स हैव अ हाई एब्जॉर्प्शन ऑफ द इंफ्रारेड रेडिएशन एमिनेटिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस देन दस कॉजिंग वार्म इफेक्ट। हाँ, ये रेडिएट तो करते हैं वापस, ठीक है, क्योंकि ये जो होते हैं ना बड़े थिक होते हैं, ठीक है। पर दूसरी चीज़ क्या होती है कि अगर आपने रेडिएट बैक कर दिया तो वार्मिंग क्यों होगा यार, ये कूलिंग इफेक्ट होना चाहिए। तो ये दोनों गलत स्टेटमेंट्स हैं। देखो यहाँ पे लिखा है the nimbus clouds are very black and dark and they are in the middle level and they have very they are reflecting क्योंकि डेंस होते हैं। पर जब रिफ्लेक्ट हो रहा है भाई तो आप ये क्यों बोल रहे हो कि ये जो है वो वार्मिंग इफेक्ट क्रिएट कर रही है। जब रिफ्लेक्ट बैक हो गया तो यहाँ पे तो कूलिंग होनी चाहिए ना, ठीक है। और आपको दूसरी चीज यहाँ पे याद रखनी है हीट बजट की, अल्बीडो की और अर्बन हीट आइलैंड की। अर्बन हीट आइलैंड ये मेंस के टॉपिक्स हैं, ठीक है, और आपको ये आने चाहिए। अब आते हैं हम लोग साइक्लोन वाले टॉपिक से, ये बहुत ही बारी पूछा गया साइक्लोन टॉपिक।
पहली चीज है कि जो है यहाँ पे पूछा गया जेट स्ट्रीम अकर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर ओनली। अब आप मुझे एक बात बताओ कि कोई भी एयर पार्सल है वो ऐसा है कि हाँ कुछ लोकल विंड्स हैं जैसे लू वगैरह है वो एक ही जगह पे चल रही हैं, पर जेट स्ट्रीम है ना ये यूनिवर्सल टाइप की एयर है जो हमेशा पूरे टाइम पे नॉर्थ और साउथ हेमिस्फेयर दोनों में चलेगी। ठीक है, तो ये क्यों चलेगी केवल नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ओनली, जो है एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, यहाँ पे इसको काटो, दो स्टेटमेंट कट गए। दूसरी चीज है ओनली सम साइक्लोन डेवलप इन आई। ऑफ कोर्स आपको पता होगा दो टाइप के साइक्लोन होते हैं, एक तो ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है और दूसरा होता है टेम्परेट साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन हमेशा जो इक्वेटर पे नहीं फॉर्म होते हैं, क्यों? क्योंकि इक्वेटर पे जो कोरियोलिस फोर्स होता है ना वो जीरो होता है, पोल के साइड बढ़ जाता है और इक्वेटर पे जीरो होते हैं। और साइक्लोन को फॉर्म होने की, क्योंकि जो साइक्लोन होता है ना ऐसे ऐसे जाता है तभी यहाँ पे आई बनेगी ना, तो उसको फॉर्म होने के लिए कोरियोलिस फोर्स की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, ये फैक्टर होता है एक, तो इक्वेटर पे नहीं बनते, ये मेंस में सवाल पूछा गया था। तो ओनली सम साइक्लोन डेवलप इन आई, यस, क्योंकि जो मिडिल लैटिट्यूड्स में होता है ना वो फ्रंट्स बनाते हैं ना कि आई। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, द टेम्परेचर इनसाइड द आई ऑफ साइक्लोन इज नियरली 10 डिग्री सेल्सियस लेस देन द सराउंडिंग। नहीं, 10 डिग्री सेल्सियस कम नहीं होता है, हाई होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जब हाई टेम्परेचर होगा तो क्या होगा, हाई टेम्परेचर होने की वजह से इट विल लीड टू लैक ऑफ कॉन्डेंसेशन, क्योंकि कॉन्डेंसेशन कब होता है, जब लो टेम्परेचर होता है, तभी तो जो बादल होते हैं वो ऊपर फॉर्म होते हैं, क्योंकि ऑल्टीट्यूड के हिसाब से क्या हो जाता है, टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है। तो आई में जो होता है ना, अब दूसरा सवाल जो अब पूछा जाएगा कि आई में क्या होता है ऐसे जिसकी वजह से कॉन्डेंसेशन नहीं होता है। आई में बहुत हाई टेम्परेचर होता है जिससे क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होता है, और ये 10 डिग्री सेल्सियस, ये देखो यार बहुत ऑब्वियस डेटा दे रखा है इन्होंने, 10 डिग्री सेल्सियस, क्यों 11 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाएगा, है ना। दिस हैज टू बी केप्ट इन माइंड। तो अगर आप सब स्टेटमेंट्स काट दोगे ना तो ओनली टू स्टेटमेंट बचा रहेगा ओनली विच इज करेक्ट। नाउ अगर आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी वो ये है कि इनके कैरेक्टरिस्टिक्स, इनके नाम क्या है, क्योंकि नाम भी पूछे गए हैं कि कहाँ किस रीजन में क्या नाम दिया गया है। अभी देखो जो मिडिल लैटिट्यूड्स होते हैं वो मिड एरिया में फॉर्म होते हैं, और ट्रॉपिकल जो होते हैं वो ट्रॉपिकल एरियाज में, यहाँ पे 5 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री साउथ, ठीक है, यहाँ पे फॉर्म होते हैं। ओवर ट्रॉपिकल ओशन, ठीक है, और ये जो होता है ईस्ट टू वेस्ट होते हैं, मतलब कैसे होते हैं, ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट मतलब जो ईस्ट है यहाँ से वेस्ट की तरफ जा रहा है, सॉरी यहाँ से जा रहा है ऐसे। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि ईस्ट टू वेस्ट जो होती है ना वो अर्थ नहीं मूव करती है, वेस्ट टू ईस्ट करती है। तो आप एक चीज ध्यान रख सकते हो कि जो मिड लैटिट्यूड्स में साइक्लोन फॉर्म होते हैं वो अर्थ की डायरेक्शन में होते हैं, मतलब क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज होते हैं, क्योंकि अर्थ मूव कर रही होती है वेस्ट टू ईस्ट, ये मूव कर रहे होते हैं ईस्ट टू वेस्ट। ये जो होता है वेस्टर्लीज का इम्पैक्ट होता है, क्यों? क्योंकि आपको पता ही होगा वहां पे मिड लैटिट्यूड में वेस्टर्लीज चलती हैं, यहाँ पे ईस्टर्लीज का होता है जिसे ट्रेड विंड्स भी बोला जाता है। ऑल अराउंड द ईयर बोथ हेमिस्फेयर, और ये जो होती है मिड टू लेट अर्ली ऑटम, मतलब ट्रॉपिकल साइक्लोन को बनने के लिए स्पेशल 5 कंडीशंस होती हैं, वो नीचे आएंगी या फिर मैं बताऊंगी, उसकी वजह से होता है। वार्म फ्रंट कोल्ड फ्रंट की वजह से होता है, यहाँ पे जो होता है वो आई जो होती है काम होती है, और इंटेंस लो प्रेशर एरिया जो कि 27 डिग्री सेल्सियस तक बनता है, बहुत लार्ज एरिया पे। जो वर्टिकल मूवमेंट ऑफ द विंड होता है वो होनी चाहिए, टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए, वगैरह वगैरह 5-6 पॉइंट्स हैं। तो वेदर एसोसिएटेड विद कोल्ड फ्रंट, लो टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग विंड्स और हैवी रेन, ठीक है, ये जो होता है हॉट वायलेंट स्टॉर्म्स, इंटेंस थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी। अब यहाँ पे जो वेस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट, ये ईस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स। अब आपको ध्यान रखना है जैसे ये ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है वो लैंड में आता है, लैंड पे पड़ता है और तुरंत क्या हो जाता है, ये कट ऑफ हो जाता है और ये डिसिपेट हो जाता है। पर जो मिड लैटिट्यूड है ना वो लैंड पे भी फॉर्म होते हैं और सी में भी फॉर्म होते हैं, दोनों तरफ फॉर्म हो सकते हैं। लेकिन ये जो होते हैं ट्रॉपिकल, ये लैंड पे आते ही क्या हो जाते हैं, डिसिपेट हो जाते हैं, मतलब हट जाते हैं। अब आपको देखो ये है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स साइक्लोन का। एनर्जी जो होनी चाहिए वो लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन होना चाहिए ऊपर जाके, ठीक है, 27 डिग्री, ये सपोज ये ओशन है, यहाँ पे 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। कोरियोलिस फोर्स होना चाहिए जो कि इसको क्या वर्ल्डिंग प्रोवाइड करेगा। डिफरेंट लैंड सी टेम्परेचर होना चाहिए, एक काम आई होनी चाहिए सेंटर में, और इरेग्युलर विंड, ठीक है। और दूसरी चीज है जो है कम्युलो नंबर्स क्लाउड्स फॉर्म होते हैं, और
इट ट्रेवल वेस्ट टू ईस्ट, मैंने अभी बताया कि एंटी साइक्लोनिक मतलब ये जो होते हैं एंटी क्लॉकवाइज होते हैं, एंड दे लैंड फॉर्म ऑन द ईस्टर्न कोस्ट, बहुत रेनफॉल आती है, ओके, डिस्ट्रक्शन भी कॉज होता है। देखो यहाँ पे नाम दिए गए हैं कि क्या क्या बोला जाता है, टोर्नाडो साउथ वेस्ट, हरिकेन अटलांटिक, साइक्लोन इंडियन ओशन, विली विली ऑस्ट्रेलिया और टाइफून इन जापान। ये सवाल भी पूछा गया था 2004 में आई गेस। यहाँ पे जेट स्ट्रीम के बारे में दिया गया है कि हाई ऑल्टीट्यूड होती है, 12,000 मीटर ऊपर चलती हैं, उनकी जो स्पीड होती है वो 110 किलोमीटर समर में होती है, 184 किलोमीटर विंटर में होती है। और a number of separate jet stream have identified and the more constant are the mid latitude and the subtropical jet stream। यहाँ पे कहीं पे लिखा है कि नॉर्थ हेमिस्फेयर का जो मिड लैटिट्यूड है, नहीं ना, क्योंकि दोनों में होता है। ऑलराइट, नाउ दिस इज द डेफिनेशन सी का देख लो थोड़ा यहाँ पे कि किस तरीके से ये जेट स्ट्रीम पूरे एक लो प्रेशर जोन्स होती हैं ये, ठीक है, यहाँ पे ये पूरा मूवमेंट होता है, दिख रहा है, ये सेल्स वगैरह के बारे में दिया गया है। अब आप आते हैं हम लोग फिर से क्लाउड्स के बारे में पढ़ने। देखो यार ये सवाल भी पूछा गया था थंडर स्टॉर्म्स पे, पर मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप इसको सॉल्व ना करें प्लीज़, बिल्कुल नहीं, आपको स्किप करने वाला सवाल था। बाकी इसका आंसर जो नन है, बाकी ये बाउंसर सवाल है, आप सोचोगे कि इनमें से एक ना एक स्टेटमेंट तो क्या पता एक्सेप्शन हो जाए और जो सही हो, पर नहीं, ये आपका बिल्कुल स्किप करने वाला सवाल था, बाकी आंसर इसका नन है, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अभी यहाँ पे लिखा है एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर ऑफ द कॉन्टिनेंट्स एज कम्पेयर टू द कोस्टल एरिया। जो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट में क्या होता है, हाई है एज कम्पेयर टू द कोस्टल एरियाज। क्यों? पहला है थर्मल डिफरेंस बिटवीन लैंड एंड वाटर, सेकेंड है वेरिएशन इन द ऑल्टीट्यूड एंड द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड्स इन द इंटीरियर। देखो अभी मैं अगर सही से आपको बताऊं तो क्या होगा, पहला स्टेटमेंट है थर्मल डिफरेंस, ठीक है, यही सही है, क्योंकि जो मैंने बार बार बोला है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर ज़्यादा होती है जिसकी वजह से कोल्ड, क्योंकि विंटर्स में क्या होता है ज़्यादा डिफरेंस होता है एज कम्पेयर टू द समर बिटवीन व्हाट, लैंड एंड वाटर, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पे होता है, और दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पे एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पे वेरिएशन इन द ऑल्टीट्यूड। भाई ऑल्टीट्यूड क्या वेरिएशन, क्या ऊपर नहीं पाए जाते हैं लैंड्स या वाटर बॉडीज। ये प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड इन द इंटीरियर, क्यों, ओशंस पे भी तो चलती हैं, ये सब गलत है, बट ओनली वन सही है। और हेवी रेन्स इन द इंटीरियर, नहीं, ये सारी लॉजिकल सवाल हैं, लॉजिकल चीज़ें हैं, क्योंकि रेंज जो होती है वो आपका इंटीरियर या फिर कोस्ट की पे नहीं देख के होती है, वो वहाँ जहाँ पे होती है जहाँ पे प्रेशर वैसा लो प्रेशर क्रिएट होता है वहाँ पे होती है, ठीक है। नाउ फॉल इन द टेम्परेचर, रिड्यूस्ड कैरिंग कैपेसिटी, सैचुरेटेड, ओके, यहाँ पे आते हैं। वाई आर द ड्यू, जो ड्यू ड्रॉप्स होती हैं वो क्यों नहीं फॉर्म होती हैं क्लाउडी नाइट्स पे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो ड्यू ड्रॉप्स होती हैं वो क्लियर स्काई मिलनी चाहिए, काम एयर मिलनी चाहिए, हाई क्रिएटिव रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड द कोल्ड एंड लॉन्ग नाइट्स, तब बनता है। अब क्या होता है ड्यू, क्या होता है भाई मुझे बताओ। देखो आपने देखा होगा विंटर्स में क्या होता है ना कि ऐसे पत्थरों पे या फिर ऐसे लीव्स पे कुछ ना कुछ ड्रॉप्स बन जाते हैं, क्यों, क्योंकि जो टेम्परेचर होता है वो बहुत लो हो जाता है, और विंटर्स में नाइट जो होती है ना वो डे से बड़ी होती हैं, जिसकी वजह से जो कंडेंसेशन होता है वो उस बेस नहीं चाहिए होता है, बस वो किसी ना किसी सरफेस पे हो जाता है, ठीक है, ऑलराइट। अब क्यों जो ड्यू ड्रॉप है वो क्लाउडी नाइट पे नहीं बनती, और यहाँ पे लिखा है कि दे नीड अ क्लियर स्काई, मुझे बताओ। तो पहली चीज़ है क्लाउड एब्जॉर्ब द रेडिएशन रिलीज फ्रॉम द अर्थ सरफेस, ठीक है। अब मैंने बोला था जब क्लाउड एब्जॉर्ब करेगी रेडिएशन जो अर्थ सरफेस से रिलीज हो रही है तो क्या होगा, वो अगर एब्जॉर्ब कर रही है रेडिएशन तो यहाँ पे कोल थोड़ी होगा, वो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ। अब मैंने अभी बताया था कि अगर कोई चीज़ रिफ्लेक्ट बैक होगी तो वहाँ पे यार कोई चीज़ वापस जा रही है तो यहाँ पे कूलिंग इफेक्ट होगा ना, तो वो तो ज़रूरी है हमारे लिए ड्यू बनाने के लिए, तो ये नहीं होगा। दूसरा है क्लाउड रिफ्लेक्ट बैक द अर्थ रेडिएशन, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि क्लाउडी नाउट्स में क्या होती है कि जो अर्थ की रेडिएशन वापस जा रही है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो जो अबव द फ्रीजिंग पॉइंट एक कंडीशन होती है ना ड्यू फॉर्म होने के लिए, वो नहीं हो पाती है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है।
यहाँ पे लिखा है क्योंकि जो क्लाउडी नाइट है उसमें अर्थ का टेम्परेचर लो होगा। भाई लो टेम्परेचर होगा तो बनी जाएगी ना ड्यू। और क्लाउड डिफ्लेक्ट द ब्लोइंग विंड्स टू द ग्राउंड लेवल, तो अगर ब्लोइंग विंड्स ग्राउंड लेवल पे रिफ्लेक्ट क्यों करेंगी? सबसे पहली बात ये है कि ये सारे इलॉजिकल स्टेटमेंट्स हैं और ये सारी चीज़ें सही नहीं है। यहाँ पे चाहिए काम एयर। राइट नाउ द सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड, बहुत ही ज़्यादा इजी सवाल था, ये था मॉनसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट। अब आपका ये बनता है कि आप ये जो है मेडिटेरेनियन क्लाइमेट के बारे में पढ़ो। आप ये देखो, ये एनसीईआरटी से लिया गया है कि रेनी है, माइल्ड समर है, वगैरह वगैरह। इक्वेटोरियल क्लाइमेट के बारे में पढ़ो, दूसरी चीज़। और तीसरी चीज़ आपको पढ़ने की ज़रूरत है चाइना टाइप क्लाइमेट। अब कोपियन क्लासिफिकेशन में आप कंफ्यूज ज़रूर हो जाओगे, तो आप ध्यान रखना कि ये जो ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है वो चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट ही के साथ कोइंसाइड करता है, तो आप ये पढ़ना। ठीक है, अब हम आने वाले हैं क्लाइमेट इज एक्सट्रीम स्कैंटी रेनफॉल एंड पीपल यूज टू बी नोमेडिक हर्डर्स, तो आपको यहाँ पे ग्रासलैंड्स के बारे में पता होना चाहिए। और इंडिया के भी थोड़े बहुत ग्रासलैंड्स है, तो एकदम ज़्यादा डीप स्टडी नहीं करनी है भाई। जो सवाल पूछा गया ना वो जाके आपको पढ़ना है। ये देखो, आपको इसमें ये पता होना चाहिए कि ट्रॉपिकल और टेम्परेट क्या होते हैं ग्रासलैंड्स, क्योंकि वो ट्रॉपिकल में टेम्परेट डाल देगा, टेम्परेट में ट्रॉपिकल, और बोलेगा छाटो इसको, तो क्या करोगे? तो ये पता होना चाहिए कि जो स्टेपीज होती हैं वो कहाँ है, ये जो है हेलेनास है वो कहाँ है, कैंपोस कहाँ है, अफ्रीकन सवाना कहाँ है, वेल्ड्स कहाँ है, पंपास कहाँ है, प्रेरीज कहाँ है, डाउन्स कहाँ है, ऑस्ट्रेलियन सवानास कहाँ है। तो यू हैव टू नो ऑल दिस। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक क्लाइमेट ऑफ द ट्रॉपिकल सवाना रीजन। देखो अभी फिर से वही चीज़, किस पे? ग्रासलैंड्स पे पूछा गया है। आपको दोबारा रटना नहीं है, हर ग्रासलैंड्स को नहीं रटना है, नेशनल पार्क को नहीं रटना है, रिवर्स को नहीं रटना है, जो पूछा गया है उन्हीं को प्रिपेयर कर लो, काफ़ी है। अभी देखो यार, इसको क्या बोलते हैं? सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट को कोपियन बोलते हैं, AW यानी ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई। और वहीं से आज आ गया है आंसर आपका, ये आंसर रहेगा कि यहाँ पे आप पढ़ोगे तो आपको दिखेगा। दूसरी चीज़ आपको याद करनी है, यहाँ पे ये जो रीजन्स हैं कौन कौन से रीजन्स में होती हैं, क्योंकि दूसरा सवाल यूपीएससी इसी से पूछेगा कि ट्रॉपिकल सवाना के ज़रा रीजन्स बताना, और वो दे देगा आपको चाइना, यूरोप, और आप कंफ्यूज होकर लगाओगे। यहाँ पर ड्राई विंटर्स होती है और बहुत ही प्रोलॉन्ग्ड ड्राई समर्स भी होती हैं। यहाँ पे ईच डे इज मोर और लेस सेम एंड द मॉर्निंग इज क्लियर एंड ब्राइट। ऑफ कोर्स दिख रहा है इक्वेटोरियल क्लाइमेट है। आपने देखा कितने सवाल सेम जो ऑप्शंस है उसमें से रिपीट हो रहे हैं। अभी ये इंडियन ओशन डायपोल, इंडियन ओशन डायपोल जो है वो बहुत एक कॉन्सेप्ट है जो कि आई विल लेट यू नो क्या होता है ना, कि इंडियन ओशन डायपोल में ये जो रीजन है यहाँ पे क्या होता है, हाई प्रेशर होता है मैस्करीन हाई में, और यहाँ पे जो होता है वो होता है लो प्रेशर। पर कभी कभी क्या होता है ना, एल नीनो जो होता है, एल नीनो में यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होता है। तो इंडियन ओशन डायपोल की वजह से जो यहाँ पे बारिश कॉज करता है ना, यहाँ मैस्करीन हाई से जो होता है वो लो विंड्स जाती हैं, ये लो प्रेशर एरिया जो कि ये तिब्बत का प्लेटू है वहाँ पे जाके फुलफिल करती हैं कंडीशन, यहाँ पे बरसात होती है। पर क्योंकि एल नीनो है उसकी वजह से क्या हो गया, यहाँ पे भी लो प्रेशर क्रिएट हो गया, तो कुछ एयर यहाँ की हाई प्रेशर से यहाँ पे चली जाएगी, यहाँ पे चली जाएगी, तो डाइवर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी जो मानसून है ना उसमें कमी हो जाती है। तो यहाँ पे लिखा है एल नीनो कैन इन्फ्लुएंस एल नीनो इम्पैक्ट ऑन द मानसून ऑफ कोर्स, and it is characterized by sea surface difference between the tropical western Indian Ocean and the tropical eastern पैसिफिक ओशन। सबसे पहले यहाँ पे बात करिए इंडियन ओशन डायपोल, ये फालतू की चीज़ें दी गई हैं, ओशियन, ये बड़े बड़े शब्द दिए गए हैं। सबसे पहले पैसिफिक ओशन है, सब गलत कर दिया है, यहाँ पे ये कट जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा ओनली 2, क्योंकि यस से इन्फ्लुएंस। यहाँ पे फेजेस दिए गए हैं, विच आई टेल यू एंड टीच यू इन अ डिफरेंट वीडियो, ये सारे फेजेस, बिकॉज ये वीडियो ना मुझे PYQs दिखाने हैं, जो कोरियोलस फोर्स वगैरह के सवाल है ना, आई विल लेट यू नो इन अनदर वीडियो। पार्ट 2 आएगा, उसमें सब आएंगे, फिजियोग्राफी में आएगी, ये जो विद प्रूव आपको ये रिवर्स के बारे में भी आएगा। अब यहाँ पे दिया गया द विंड्स विच बिलो बिटवीन 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड आर नोन एज वेस्टर्लीज। भाई तुमने साउथ लिख दिया, यहाँ पे एक लेटर से पूरा चेंज हो गया और गलत कर दिया। वेस्टर्लीज बहती तो है पर 30 डिग्री नॉर्थ है, 30 डिग्री 60 डिग्री नॉर्थ तक, ना ही साउथ तक, इतना बड़ा डिस्टेंस नहीं कवर करती हैं। अगर यहाँ पे साउथ होता तो भी सही होता। The moist air mass that cause winter rains in the northwestern region is known as westerlies. Yes, और आपको पता होगा कि जो वेस्टर्लीज होती हैं वो मेडिटेरेनियन रीजन से आती हैं, बहती हैं और विंटर रेन होती है, और जो वो
विंटर रेन की वजह से कश्मीर में जो होती है वो सैफरन की खेती होती है। डोल्ड्रम्स किसको बोलते हैं? इक्वेटोरियल रीजन्स को, क्योंकि बहुत शांत होते हैं यहाँ पे, वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर नहीं होता है। और हॉर्स लैटिट्यूड जो बोलते हैं वो सब ट्रॉपिकल रीजन्स को बोलते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ये पार्ट 1 हो गया। एंड आई टेल यू भाई, अगर आप ये स्टेटमेंट्स हैं, ये क्वेश्चंस हैं, ढंग से आप करके जाओगे ना, देयर इज नो वन हु कैन स्टॉप, कि अब रोक नहीं सकता है कोई आपका सिलेक्शन, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डू ऑल दिस। और सिलेक्शन पक्का होगा, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट पढ़ के जा रहे हो। और आपके 9 to 10 सवाल, मतलब 20 मार्क्स का क्वेश्चन, जो आप फालतू की चीज़ें रटने में वो करते हो, आप कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करो, एक बुक को फॉलो करो, 9th की और 11th की बुक को, और बाकी मैं सोर्स बताऊंगी जब हम आगे बढ़ेंगे। बाकी फोकस ऑन क्लियरिंग योर बेसिक्स विथ वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको इसकी PDF चाहिए हो तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। ऑलराइट, थैंक यू, जय हिंद, एंड yeah, happy study.